Hello everybody. So in this video we are going to study about the gibberellins, which is a kind of a phytohormone and particularly it's a promoter. Promoter वो होता है जो ग्रोथ को अपलिफ्ट करवाता है, अच्छे काम करवाता है, इनहिबिशन नहीं करवाता है, राइट। तो जिब्रेलिन्स को बनाने वाला जो हमारे पास कंपाउंड है वो टर्पीन है। जिबरलिन्स की शुरुआत बनने की एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है जो कि क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है, एम्फीबॉलिक पाथवे का पाथ है ना। तो इसको हम प्रिकर्सर कहेंगे। तो प्रिकर्सर अपने जिबरलिन का हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए और जिबरलिन की कंपोजिशन है टर्पीन से बनी हुई। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी जो है बहुत ही मतलब एक सेंचुरी पहले जापान में ही फार्मर्स ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उनकी जो राइस फील्ड्स थी उसमें जो सीडलिंग्स थे, कुछ ऐसे सीडलिंग्स थे जो अचानक से बहुत ज़्यादा टॉल और बहुत ज़्यादा एनॉर्मस लेंथ अटेन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जापानीज़ फार्मर ने कि राइस सीडलिंग को कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वो एनॉर्मसली टॉल हो जाते हैं, टॉल होने के बाद वीक और स्टराइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक इमेज देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ये हेल्दी राइस सीडलिंग है और ये हमारे पास वो राइस है जो अचानक से एनॉर्मसली टॉल हैं और बहुत ज़्यादा स्टराइल हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वीक, टॉल और स्टराइल वाले इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स हैं। तो इसी से क्या हुआ, इसी से जो है हमारे पास उन्होंने कहा कि जो राइस सीडलिंग्स हैं इनको एक तरह की डिजीज़ है और इस डिजीज़ को एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया बेकेन या फुलिश सीडलिंग। अभी फुलिश ही है ना, क्योंकि लेंथ अटेन कर रहा है, वीक है, स्टेराइल है, कुछ बन ही नहीं पाएगा इससे। तो इट्स अ काइंड ऑफ फुलिश सीडलिंग और बेकेन। अब इसके ऊपर और ज़्यादा जो है काम एक जापानीज़ प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने किया, नाम है ई कुरोसावा। ई कुरुसावा ने 1926 में देखा कि ये जो बेकेन या फुलिश सीडलिंग है इट इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय फंगस और फंगस का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोरेई। हाँ जी, तो जिबरेला फ्यूजिकोरेई एक वो फंगस है जहाँ से जिब्रेलिन निकाला गया है। ये वही फंगस है जिसके पास ये फाइटोहॉर्मोन मिलता है और ये जो फंगस है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज द फंजाई इम्परफेक्टी। तो ई कुरुसावा ने सिर्फ इतना बताया है कि फुलिश सीडलिंग और बेकेन इज कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरेई एंड ही आल्सो एक्सट्रैक्टेड द सैप और द लिक्विड फ्रॉम द फंगस एंड अप्लाइड इट टू द हेल्दी प्लांट। तो उन्होंने क्या किया, लिक्विड जो है, सैप जो है फंगस से निकाला, हेल्दी प्लांट को दिया, हेल्दी प्लांट कैसा हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। तो कंफर्म हो गया कि इसी फंगस में कुछ ऐसा है विच इज़ कॉजिंग द डिजीज़। लेटर ऑन अनदर साइंटिस्ट याबुता आए, उन्होंने सिंपली इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाले, जिबरेला फ्यूजिकोराई से जिबरलिन को निकाला और कहा कि दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ एक्टिंग ऑन द प्लांट एंड कॉजिंग दिस काइंड ऑफ डिजीज़। आज की तारीख में 100 से ज़्यादा जिबरलिन जो है पाए जा चुके हैं और हम उनको नाम देते हैं जैसे GA1, GA2, GA3। आपसे पूछा जाए सबसे पहला डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा है तो हम कहेंगे GA3। GA3 जिबरलिक एसिड 3 है जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ है और सबसे ज़्यादा काम भी जिबरलिक एसिड 3 पर हुआ है। ये जो सारे जिबरलिक एसिड मतलब GA है, ऑल द GAs आर एसिडिक इन नेचर। जितने जिबरलिन हैं ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। दैट इज़ द वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। तो 3 बातें हमारे पास क्लियर हुई। पहली चीज़ कि कंपोजिशन टर्पीन से है, प्रिकर्सर को एसिटाइल कोएंजाइम ए है, डिस्कवरी इसकी जो है जापान में ई कुरोसावा ने की थी और ये कहा था कि दिस इज़ कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरेई। कहाँ पे? राइस की सीडलिंग्स में जिनको डिजीज़ थी बेकेन या फुलिश सीडलिंग। लेटर ऑन याबूता ने इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की या फंक्शंस की जो जिबरलिन किसी भी प्लांट में दिखाता है। तो सबसे पहला है स्टेम एलोंगेशन। अगर आप चाहते हैं कि पौधे की स्टेम एलोंगेट हो या हम जो एलोंगेशन किसी भी स्टेम में देखते हैं, लीफ की जो ग्रोथ हम देखते हैं, फ्रूट्स के साइज़ को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो शूट में स्टेम एलोंगेशन, लीफ ग्रोथ, इंक्रीज इन द साइज ऑफ फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय जिबरलिन। Another very important process is bolting. अब बोल्टिंग में क्या होगा, एक रोजेट प्लांट होता है।
रोजेट प्लांट कैसे प्लांट्स हैं? ऐसे पौधे जिनमें इंटरनोडल ग्रोथ रिटार्डेड होती है, यानी कि ये हम ऐसे बोलते हैं दिस इज द इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड। तो यहाँ पे नोड्स ही नोड्स आती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे नोड्स आ रही हैं, और हर नोड पे आप जानते हो बहुत ज़्यादा जो है लीव्स बनेंगे। तो दे हैव प्रोफ्यूजली डेवलप्ड लीव्स, है ना, बहुत ज़्यादा बंच में बहुत ज़्यादा पत्ते दिखते हैं। हियर वी कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए इंटरनोड अगर बहुत छोटी होगी तो लीव्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं रोजेट प्लांट्स, उनका एग्जाम्पल हमारे पास कैबेज है और बीट है ना, पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं। कैबेज एंड बीट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रोजेट प्लांट्स। अब रोजेट प्लांट्स में ये बोल्टिंग होती क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, जैसे कैबेज या बीट में रिप्रोडक्शन होना है, यानी कि फ्लावरिंग होनी है, तो फ्लावरिंग होने से पहले, रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले अचानक से जो इंटरनोडल ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो द इंटरनोड ग्रोथ और द इंटरनोड एलोंगेट एनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा जो है इंटरनोड की जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इंटरनोड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण स्टेम की हाइट बढ़ जाती है। और जो अचानक ये जो स्टेम की हाइट बढ़ती है कैबेज के अंदर, बीट के अंदर, इसको बोलते हैं बोल्टिंग। यस, दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज बोल्टिंग। तो बोल्टिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? बोल्टिंग हमें देखने को मिलती है रोजेट प्लांट्स के अंदर, विच इज कैबेज एंड बीट। तो ये हुआ दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फंक्शन। तो पहला हो गया स्टेम एलोंगेशन, लीव ग्रोथ, साइज इंक्रीज इन द साइज ऑफ फ्रूट, शूट के ऊपर। दूसरा हो गया बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट, which is enormous increase in the stem height prior to reproductive phase। और सबसे आखिरी जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सीड जर्मिनेशन। किसी भी सीड के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स बनाने का काम करता है जिबरलिन। जिबरलिन क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक माने समथिंग विच इज़ अ लिटिल एसिडिक इन नेचर। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है एमाइलेजेस, प्रोटीएजेस। तो क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन द synthesis of hydrolytic enzyme or stimulates the synthesis of enzymes such as amylases, proteases। और इन एंजाइम के बनने से क्या होगा? जो रिजर्व फूड है वो मोबिलाइज करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो जो खाना सीड के अंदर है, एंडोस्पर्म में है, ल्यूरोन लेयर में है, या उसके कॉटिलेडन्स में है, तो कॉटिलेडन्स में जो फूड रिजर्व है वो मूव करना शुरू करेगा। मूव करेगा तो एम्ब्रॉयो को जर्मिनेट करने के लिए मजबूर करेगा, और ये सब करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उनकी स्टिमुलेशन देने का काम करता है जिबरलिन। हेंस जिबरलिन हेल्प्स इन seed germination. So these are the three physiological effects or functions of gibberellin. Again I am repeating: stem elongation, leaf growth, increase in the size of fruit, bolting in rosette plants, and seed germination. Now let's just talk about the uses or applications. तो अगर इनके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जिबरलिन जो है शूट पे बहुत काम कर रहा है तो उसकी स्प्रे के कारण फ्रूट ग्रोथ हम करवा सकते हैं। कैसे? वी कैन स्प्रे द जिबरलिन टू इंक्रीज द साइज ऑफ एप्पल, इम्प्रूव इट्स शेप, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द बंच लेंथ इन ग्रेप्स। तो फ्रूट ग्रोथ के लिए जिबरलिन का इस्तेमाल करना है ताकि एप्पल जो है, सेब का साइज़ बढ़े, उसकी शेप अच्छी हो, और इसके अलावा जो बंच की लेंथ है, अंगूर के जो बंच होते हैं, ग्रेप्स के बंच होते हैं, उनकी लेंथ को बड़ा इंक्रीज कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स लगे। तो फ्रूट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलेड राइपनिंग। अगर मैं जिबरलिन्स को हमारे पास हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल करूँ फ्रूट प्रोडक्शन में, तो मैं क्या करूँगी कि अगर मेरे को मार्केट में कोई फ्रूट पहुँचाना है तो एक साथ सारा नहीं देंगे, हम धीरे धीरे तोड़ के देना चाहेंगे। थोड़ा एक बैच में जाएगा, थोड़ा दूसरे बैच में जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े कम ऐसा फ्रूट लगाऊँ कि एक जो है एक हफ्ते बाद तैयार हो, दूसरा दूसरे हफ्ते में पकना शुरू करे, तीसरा तीसरे हफ्ते में पकना शुरू करे। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी राइपनिंग को थोड़ा डिले कर दिया जाए। तो वो डिलेड राइपनिंग करने के लिए वी कैन स्प्रे जिबरलिन। सो दिस कैन हेल्प टू पोस्टपोन द प्लकिंग। तो प्लकिंग को पोस्टपोन करेंगे तो अपना जो
मटेरियल है, अपना जो फ्रूट है मार्केट में बहुत लंबे समय तक भेजा जा सकता है, तो फ़ायदे की बात है। तो डिलेड राइपनिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ माल्ट यील्ड। माल्ट यील्ड क्या है? माल्ट हमारे पास वो रॉ मटेरियल है जिससे बनता है हमारे पास बियर, विस्की, यानी कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है माल्ट। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री में कैसे काम आता है? मान लीजिए पर्टिकुलरली आपके पास बार्ले ग्रेन्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर जर्मिनेटेड बार्ले ग्रेन्स, राइट। तो आपके पास बार्ले ग्रेन्स हैं, उसको आपने पानी के अंदर सोक किया, ठीक है। पानी के अंदर सोक करने के बाद आपने फिर कुछ दिनों बाद उसको देखा, ये जर्मिनेट होना शुरू हुए। जर्मिनेट होने के बाद इनके रूटलेट्स को रिमूव किया जाता है और इनको ड्राई किया जाता है। ये प्रॉपर जो है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जो इंडस्ट्री में लिया जाता है, और इससे जो है हमारे पास जो रॉ मटेरियल यील्ड होता है उसको बोलते हैं माल्ट। और इस माल्ट से बनती है माल्टेड बियर, विस्की। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये माल्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था दैट जिबरेलिक एसिड हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, राइट, अभी अभी पढ़ के आए। तो Ga3 का इस्तेमाल कर लेंगे, सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी, माल्ट प्रोसेस में एनहांसमेंट होगी। हेंस जिबरेलिक एसिड इज यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस इन brewing industry. So that's the one of the important use. Now the fourth one is sugar cane. अब गन्ने की खेती में आप जिबरलिन दे रहे हो, आपको पता है जिबरलिन लीड्स टू स्टेम एलोंगेशन, लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ। तो आप अगर स्टेम को दोगे तो बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ होगी, तो इंटरनोड ग्रोथ बहुत होगी, और जो अपना शुगर केन है उसका तना बहुत लंबा होगा, और जितना बड़ा तना होगा, जितना बड़ी स्टेम होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर शुगर कंटेंट बढ़ता जाएगा। और ये पाया गया है कि अगर आप जिबरलिन शुगर केन की खेती में देते हो तो 1 एकड़ में कम से कम 20 टन ज़्यादा पैदावार बढ़ती है। तो 20 टन्स पर एकड़ यील्ड जो है इंक्रीज होती है अगर मैं शुगर केन की फील्ड में जिबरेलिक एसिड ट्रीटमेंट देती हूँ, तो शुगर का अमाउंट बढ़ता है, फ़ायदे की बात है, यूज़ में आएगा। द लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन और द यूज़ इज़ क्विकर मेच्योरिटी। जैसे जुवेनाइल प्लांट है, जुवेनाइल से मेच्योर बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके करने की ज़रूरत क्या है? ताकि मुझे जल्दी से इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सीड जो है यील्ड हो सके। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है पाइनस का है। अब पाइनस के जो सीड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं मुझे बताइए, और ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब आप सीड का बोलोगे कि मैम ईटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सही है, खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास ड्राई फ्रूट्स की तरह, ड्राई सीड्स की तरह बड़े अच्छे इस्तेमाल होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नाम है इन सीड्स का, अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये जो सीड्स हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि बड़े जल्दी बने, है ना, मुझे पेड़ से जल्दी से सीड तैयार होके चाहिए, तो मुझे उसके जुवेनाइल कॉनिफर को जल्दी से मैच्योर करना है। सो फॉर द क्विकर मैच्योरिटी आई कैन यूज़ जिबरेलिक एसिड। So these are the uses of जिबरेलिक एसिड। नाउ इन द एंड, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक क्विक समरी है, हमने जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ा है, तो जल्दी से इसको देखते हैं। अपने पास से जिबरेलिक एसिड है। जिबरेलिक एसिड की कंपोजिशन किससे है? टर्पीन से। प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? कोई मुझे बता सकता है? इसको सबसे पहले अगर डिस्कवर किया है हमारे पास जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट ई कुरोसावा ने, है ना। ई कुरोसावा ने सबसे पहले डिस्कवर किया है, और फिर याबूता ने एक्सट्रैक्ट किया है। कौन सी फंगस है जिससे निकाला जाता है? हम कहेंगे जिबरेला फ्यूजिकोरेई, जो कि डिटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवर्ड, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवर्ड पूछा गया है। फर्स्ट डिस्कवर्ड अपना जिबरेलिक एसिड है Ga3, है ना। ये कैसे लिख दिया? Ga3 फर्स्ट डिस्कवर्ड है, राइट। तो और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ई कुरोसावा एंड याबूता ने की है। इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस, बेटा 3 फंक्शंस हैं। पहला स्टेम एलोंगेशन एंड लीफ ग्रोथ, ये हमने पढ़ लिया। बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, ये भी हमने देखी। और सीड जर्मिनेशन वाया सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बात करते हैं यूजेस की, अभी अभी पढ़ ली। फ्रूट ग्रोथ, delayed ripening, malt yield, sugarcane production, and quicker maturity. So that's all about gibberellins and gibberellic acid. I hope you liked this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you so much.